Hello students, welcome back. Today we will discuss about the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich, who is an American poet. Actually, in this poem, she brings out the miserable condition of a woman and she calls her Aunt Jennifer. एक आंट जेनिफर जो एक बहुत ही मिजरेबल वुमन है, बहुत ही दयनीय हालत में है, उसकी स्थिति को इस पोएम में बताया गया है. This poem addresses the constraints of married life a woman experiences. उसने पूरी लाइफ में जो सीवियर एक्सपीरियंस अनुभव किए उसी के बारे में बताया गया है. एक्चुअली दिस इज अ वंडरफुल पोएम एंड हियर इन दिस पोएम द पोइट brings out very pathetic condition of a woman who is suppressed and oppressed by her husband. तो इस तरह से ये पोएम जो है एक रिएक्शन है अगेंस्ट मेल चॉविनिज्म कि पूरी दुनिया में मेल चॉविनिज्म चल रहा है और उस मेल चॉविनिज्म के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन है पोइट का, क्योंकि पोइट जो है हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही पोएम्स कंपोज करती है. In this poem, Aunt Jennifer is a symbol of all the women who are suppressed, oppressed and exploited. तो आंट जेनिफर एक अकेली औरत की ये स्टोरी नहीं है, एक अकेली औरत के बारे में पोएम नहीं है. ये पोएम उसके बारे में है, उस जैसी सभी विमेन जिनको कि हमेशा शोषण किया जाता है, दबाया जाता है, उनके बारे में है. So first we take the first stanza. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So look at the rhyming scheme. Rhyming scheme screen green के साथ मैच कर रहा है and tree certainty के साथ. It means A A and B B. This is the rhyming scheme. ये यहाँ पर rhyming scheme है. Aunt Jennifer is a very timid and feared lady. बहुत ही डरी हुई रहती है, बहुत ही घबराई हुई रहती है. एक्चुअली सी इज़ वेरी गुड इन एम्ब्रॉयडरी, इन मेकिंग एम्ब्रॉयडरी. वो एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छी है. सो यू कैन वॉच हियर द पैनल इज मेड हियर. यहाँ ऊपर एक पैनल बना हुआ है और इस पैनल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस पैनल पर उसने एम्ब्रॉयडरी की है. एंड सी इज़ वेरी गुड एट एम्ब्रॉयडरी एंड मेक्स टाइगर्स ऑन द पैनल. और उस पैनल के ऊपर उसने टाइगर्स बनाए हैं. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सी इज़ ए वेरी टिमिड एंड फियर्ड लेडी, कि बहुत डरी हुई रहती है. बट सी मेक्स टाइगर्स ऑन द पैनल. लेकिन उसने अपने पैनल पर टाइगर्स बनाए हैं. अब क्यों बनाए हैं, दैट यू विल फाइंड इन दिस फर्स्ट स्टेंजा. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance means jump. Aunt Jennifer's के टाइगर्स जो हैं prance across a screen, एक स्क्रीन के अगेंस्ट जंप कर रहे हैं. Bright topaz denizens of a world of green forest. And all these tigers are denizens means dwellers means inhabitants. और ये सभी टाइगर्स जो हैं they are inhabitants, dwellers of forest. Topaz, ब्राइट टोपेज. तो ब्राइट टोपेज यहाँ पर पोइटिक डिवाइस हो गया, मेटाफर यहाँ यूज किया है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री एंड दैट इज द क्वालिटी लाइक बाय आंट जेनिफर. और यही टाइगर्स की इसी क्वालिटी को आंट जेनिफर बहुत पसंद करती है कि दे डू नॉट फियर द मैन, क्योंकि वो मैन से डरती है. बट दीज टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन. दे पेस इन स्लीक chivalric certainty and they walk in a chivalric, in a brave manner. और ये टाइगर्स जो हैं they are not afraid of men and they walk in a very brave manner. So this is the quality. In this first stanza, the one thing is clear, that Aunt Jennifer is a timid and feared lady, but she makes tigers on the panel. है तो वो बहुत डरी हुई रहती है, उसकी नेचर क्या है, बहुत फियर्ड है, टिमिड है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने पैनल्स पे टाइगर्स बनाए हैं. इट मीन्स सी वॉन्ट्स टू बी एज ब्रेव एंड फियरलेस एज टाइगर्स, कि वो टाइगर्स की तरह से ही ब्रेव और फियरलेस होना चाहती है. बट द सर्कमस्टांसेस डू नॉट अलाउ हर टू बी ब्रेव एंड फियरलेस. सो इन दिस वे, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, इस फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर्स आर सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस. तो इस फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर्स जो है वो ब्रेवरी और
फियरलेसनेस को सिंबल कर रहे हैं, फियरलेसनेस का प्रतीक है। इन द सेकेंड स्टेंजा, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer's fingers fluttering, her hands are shaking, quivering. उसके हाथ जो है कांप रहे हैं। जब भी वो वूल अपने हाथ में लेती है तो उसके हाथ कांपते हैं। वूल तो वेटलेस होती है, इसके बावजूद भी उसके हाथ कांप रहे हैं। सो देयर इज a hidden meaning in these two lines and that hidden meaning is ivory needle hard to pull, कि वो ivory needle जो कि वेटलेस होती है उस ivory needle को भी पुल नहीं कर पा रही है, उसको भी उसे खींचने में दिक्कत हो रही है। It simply means that she is not allowed to do anything at her own, कि उसको कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं है। हर काम के लिए उसे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होती है और इसी वजह से वो हमेशा डरी हुई रहती है। इट मीन्स हर हस्बैंड नेवर अप्रूव्स हर हॉबीज एंड अदर थिंग्स, उसकी किसी भी चीज़ को अप्रूव नहीं करता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड जो शादी की रिंग होती है उसमें कितना वेट हो सकता है? 10 ग्राम 20 ग्राम मैक्सिमम, लेकिन वो वेट भी उसके लिए असहनीय हो गया है। दिस सिंपली मीन्स, इसमें भी एक हिडन मीनिंग है एंड दैट इज हर मैरिड लाइफ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उसकी मैरिड लाइफ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो हमेशा क्या रहती है? डरी हुई रहती है। सी ऑलवेज फील्स हर सेल्फ चोक्ड, उसको ऐसा लगता है कि वो चोक हो रही है, उसके गले को कोई दबा रहा है। वो हमेशा कभी फ्रीडम महसूस नहीं कर पाती है, कभी आज़ादी से सांस नहीं ले पाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। सो इन दिस सेकेंड स्टेंजा द वेरी फर्स्ट वन इज आंट जेनिफर इज नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एट हर ओन एंड हर मैरिड लाइफ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। All the time she is suppressed, oppressed and exploited. हमेशा उसका शोषण होता रहता है। In the third stanza, the poet reaches at the height, that is the height of exploitation. ये exploitation का height है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals. Ringed means chained, बंधे रहेंगे। Ordeals, ordeals means severe experiences, कि मरने के बाद भी, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि मरने के बाद हर कोई फ्री हो जाता है, बट दैट इज नॉट द केस विद आंट जेनिफर। लेकिन आंट जेनिफर के केस में ऐसा नहीं है। सी विल नॉट बी फ्री इवन आफ्टर हर डेथ, वो अपनी डेथ के बाद भी फ्री नहीं होगी, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम उसने जो सीवियर एक्सपीरियंसेस, जो बहुत ही कटु अनुभव किए हैं, जो ऑर्डियल्स, जो कटु अनुभव हैं जीवन के, वो कटु अनुभव उसे मरने के बाद भी घेरे रहेंगे, मरने के बाद भी वो फ्री नहीं हो पाएगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। एंड द टाइगर्स इन द पैनल, और जो पैनल पे उसने टाइगर्स बनाए हैं, द टाइगर्स विल गो ऑन प्रेंसिंग, द टाइगर्स विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। इन टाइगर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर्स आर सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड फियरलेसनेस, बट इन द थर्ड स्टेंजा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि टाइगर्स जो है फर्स्ट स्टेंजा में किसके प्रतीक हैं और थर्ड स्टेंजा में किसको सिंबलाइज कर रहे हैं। तो इन थर्ड स्टेंजा में टाइगर्स जो है वो मेल चॉविनिज्म को सिंबलाइज कर रहे हैं, पुरुष प्रधानता को सिंबलाइज कर रहे हैं कि द सोसाइटी विल रिमेन अनअफेक्टेड। हियर द हिडन मीनिंग इज आफ्टर द डेथ ऑफ आंट जेनिफर द सोसाइटी विल रिमेन अनअफेक्टेड। सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंट जेनिफर जिंदा रहे या मर जाए उससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उसकी कोई पहचान ही नहीं है, और उसकी कोई पहचान नहीं है इसीलिए उसके मरने से सोसाइटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो खुद मरने के बाद भी फ्री नहीं हो पाएगी। सो इन दिस वे, इन दिस पोएम द पोएट ब्रिंग्स आउट द वेरी मिजरेबल एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ द women who are suppressed, oppressed and exploited. So this was the line by line explanation of the poem, and in the next lecture we will discuss about the question and answers of this poem.
I hope you like this explanation. If you like it, share and subscribe. Thank you. Thank you for watching.